नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका परीक्षा स्टडी 24 यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम आपको डीएलएड प्रथम सेमेस्टर के विषय विज्ञान का 2020 का पेपर हल कराएंगे। दोस्तों, हमने पॉइंट टू पॉइंट नोट्स बनाकर आपको प्रत्येक विषय को कराया है। यदि आपने अभी तक सभी विषय कंप्लीट नहीं किए हैं तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप और व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएं। और यूट्यूब चैनल पर हमने प्लेलिस्ट बना दी है सभी विषय की, वहाँ से आप कंप्लीट कर सकते हैं। हमारी कोशिश यह रहती है कि 10 से 12 वीडियो में आपको प्रत्येक विषय को कंप्लीट करा दिया जाए, क्योंकि आपके पेपर लगातार 3 दिन में और एक दिन में 2, दूसरे दिन 3, तीसरे दिन 3, इस प्रकार पेपर होते हैं, तो रिवाइज करने का मौका नहीं मिलता है। तो यदि आपने पॉइंट टू पॉइंट सिलेबस कंप्लीट किया है तभी आप अच्छे अंक ला सकते हैं। और अच्छे अंक लाने के दो तरीके हैं। पहले तो आप सिलेबस कंप्लीट करिए और फिर कम से कम पुराने पेपर 5 साल के हल कर लीजिए, जिससे आपको ये आइडिया मिल जाएगा कि किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो देखते हैं दोस्तों विज्ञान का पेपर, और इसे हम पूरा हल कराएंगे। आप वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें। आपको किस प्रकार अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है ये आपको आइडिया हो जाएगा। और जब आपको पहले से ही एग्ज़ाम का जो प्रेशर होता है एग्ज़ाम का, वो आपके दिमाग में थोड़ा कम करने की हम कोशिश करेंगे, क्योंकि ये समझिए कि हम एग्ज़ाम ही दे रहे हैं और ये विज्ञान का पेपर है। 1 घंटे का पेपर है, 25 नंबर का आता है और 18 प्रश्न करने होते हैं। तो इस प्रकार आप बार बार जब पेपर हल करेंगे तो आप क्या है, एक ये समझिए कि एग्ज़ाम ही हम कर रहे हैं। तो जो गलतियां आप एग्ज़ाम में करते वो अभी कर लीजिए, क्योंकि एग्ज़ाम में गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। समझते हैं दोस्तों। पहले निर्देश पढ़ते हैं। इसमें लिखा है सभी प्रश्न अनिवार्य हैं, यानी जो 18 प्रश्न हैं आपको 18 प्रश्न भी करने हैं, एक भी छोड़ना नहीं है। प्रत्येक प्रश्न के निर्धारित अंक हैं उसके सम्मुख लिखे हैं, प्रश्न के सम्मुख। नेक्स्ट देखते हैं। इस प्रश्न पत्र में 3 प्रकार के यानी बहुविकल्पी, अतिलघुत्तरीय और लघुत्तरीय प्रश्न हैं। बहुविकल्पीय प्रश्नों के सही विकल्प छांटकर अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखें। अतिलघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 30 शब्दों में और लघुत्तरीय प्रश्नों के उत्तर लगभग 50 शब्दों में लिखने। एक्यूरेट नहीं, लगभग। देखते हैं दोस्तों वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न नंबर 1 है, घर्षण बल निर्भर करता है। तो इसके जो विकल्प हैं, सतह की प्रकृति पर, क्षेत्रफल पर, आयतन पर, उपरोक्त सभी। तो पहले देखते हैं। तो इसका जो विकल्प नंबर 1 सही है। तो सतह की प्रकृति पर, क्योंकि आपने देखा होगा बरसात में जल्दी फिसल जाते हैं, या फिर सड़क पर केले का छिलका पड़ा है तो उस पर जब पैर रखते हैं तो जल्दी फिसल जाते हैं, क्योंकि घर्षण बल कम हो जाता है। तो सतह की प्रकृति पर निर्भर करता है, चिकना या खुरदरा। लेकिन आपको इसे उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है यह भी देख लीजिए। तो आप बीच में लिखेंगे उत्तर 1, और विकल्प नंबर 1 था सतह की प्रकृति पर। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें कि जब आप लिखें तो बीच में लिखें, जिससे स्पष्ट दिखाई दे उत्तर नंबर 1। और जो विकल्प है वो 1 सही था, और इसमें सतह की प्रकृति लिखी है। और इसमें छात्र गलती करते हैं, केवल विकल्प लिख देते हैं, तो ये भी तरीका गलत है। या फिर विकल्प नंबर न लिखकर वो केवल ये लिखते हैं, ये भी तरीका गलत है। तो सही तरीका यही है, विकल्प नंबर डालें और उस विकल्प में जो लिखा है वह उत्तर लिखें। तो इस प्रकार आपको उत्तर पुस्तिका में लिखना है। जो उत्तर पुस्तिका है वो आपकी लाइनिंग वाली मिलेगी। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 2। प्रश्न नंबर 2 है आपका, एसआई पद्धति में बल का मात्रक। एसआई पद्धति में, यहाँ मिसप्रिंट है, ये बल होगा, क्योंकि जो पेपर है आपका वो एक छात्र ने दिया था, उसे ये टाइप करके
मैंने लिखवाया है। देखते हैं दोस्तों, उसमें जो हमें पेपर दिया था उसमें क्या थी, प्रिंट बहुत हल्की थी, तो ये कुछ टाइपिंग में गलती हो गई है, आप परेशान ना हो। हम बता देते हैं, एसआई पद्धति में बल का मात्रक यहाँ कर लिख लेना, बल का मात्रक। तो एसआई पद्धति में जो बल का मात्रक होता है तो वह किलोमीटर प्रति सेकंड, क्योंकि बल का जो सूत्र होता है एम इंटू ए, तो एम क्या है, द्रव्यमान, और ए क्या है, त्वरण। तो द्रव्यमान को किलोग्राम में और त्वरण को मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर में। तो इस प्रकार जो आपका विकल्प नंबर 3 सही है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, पहले इसे देखते हैं कि अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। आपको लिखना है उत्तर 2 और किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, इस प्रकार आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो आपका प्रश्न था, प्रश्न नंबर 3, बर्तन बनाने वाले कुम्हार के चाक की गति, जो बर्तन बनाते हैं वो कुम्हार की चाक की गति आपको बतानी है। दोलन गति, जो दोलन गति होती है वो आपने देखी सरल लोलक की गति होती है इस प्रकार से, और सरल रेखी गति, जब सरल रेखी गति तो सीधी रेखा में, और जो कुम्हार के चाक की गति होती है वह कौन सी होती है, घूर्णन गति। वृत्ताकार गति क्या होती है, किसी वृत्त के चक्कर लगाना, तो वो वृत्ताकार हो गई। जैसे कोई मकान के चक्कर लगा रहे हैं हम, तो वो एक तरीके के, या वृत्ताकार मकान नहीं, सॉरी, हम कह सकते हैं जो ग्राउंड होता है दौड़ लगाने वाला, तो वृत्तीय गति होती है। और घूर्णन गति क्या है, अपने अक्ष पर, जो चाक होता है वो अपने अक्ष पर ही घूमता रहता है, तो इस प्रकार ये घूर्णन गति है। बर्तन बनाने वाले जो कुम्हार का चाक होता है वो घूर्णन गति के अंतर्गत आता है। देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आपको लिखना है। तो यहाँ पर डालना है उत्तर नंबर 3 और आपको लिखना है घूर्णन गति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 4। प्रश्न नंबर 4 है, नर तथा मादा युग्मक के युग्मन यानी संयोग की क्रिया क्या कहलाती है। तो नर तथा मादा युग्मन के संयोग की क्रिया निषेचन कहलाती है। और जितने भी इसमें प्रश्न आए हैं आप मैच कर सकते हैं, हमने साइंस का सिलेबस कंप्लीट करा दिया है, आपको सभी टॉपिक मिल जाएंगे, क्योंकि जो भी आपके पेपर में पूछा जाता है वो सिलेबस से पूछा जाता है। आप प्लेलिस्ट, हमारे चैनल की प्लेलिस्ट है, वहाँ से आप देख सकते हैं साइंस की जितनी भी वीडियो हैं, और ये पूरा पेपर जितना भी हम करा रहे हैं पूरा पेपर आपको मिलेगा। क्यों मिलेगा, क्योंकि हमने सिलेबस कराया है, और एग्जाम में आपके प्रश्न जो बनेंगे वो सिलेबस से ही एग्जामिनर पूछेगा। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, निम्न में से कौन सा सजीव है। तो मोटर, रेलगाड़ी, केंचुआ, साइकिल, तो यहाँ पर केंचुआ सजीव है। और देखते हैं दोस्तों किस प्रकार आपको लिखना है। तो प्रश्न नंबर 4 था आपका, तो डालेंगे उत्तर 4। आपको प्रश्न नहीं लिखना है, केवल उत्तर लिखना है, इतना टाइम भी नहीं मिलेगा, और निर्देश में भी आपके लिखा है कि आपको उत्तर लिखना है। तो क्या था, निषेचन। उत्तर नंबर 5 में क्या है, केंचुआ। नेक्स्ट देखते हैं, जो प्रश्न नंबर आपका 6, प्रश्न नंबर 6 है, दोलंगी पुष्प किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखते हैं दोस्तों, आप इन्हें नोटबुक पे नोट कर लें, या फिर आप समझ सकते हैं किस प्रकार से प्रश्न पूछे जाते हैं और कितना आपको लिखना है कि आपको नंबर मिले, क्योंकि छात्रों की यही प्रॉब्लम रहती है कि हम कितना लिखें। देखते हैं दोस्तों, दुलंगी पुष्प, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर दोनों उपस्थित होते हैं, जब पुष्प में पुंकेसर तथा स्त्री केसर, जो पुंकेसर है वो नर जनन अंग है, वो स्त्री केसर, इस स्त्री केसर क्या है, आपका मादा जनन अंग है। ये भी प्रश्न पूछा गया है। तो जब एक ही पुष्प पर दोनों उपस्थित होते हैं तो उसे दुलुंगी पुष्प कहते हैं। उदाहरण में आप लिख सकते हैं गुड़हल, सरसों। नेक्स्ट देखते हैं, आपको
उत्तर बीच में लिखना है, उत्तर नंबर बीच में डालना है, ये ध्यान रखें। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 है, वर्दी प्रजनन या कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 में है वर्दी प्रजनन या फिर कायिक प्रवर्धन। तो इसमें लिखेंगे पादप। पादप माने होता है पौधा। पादप के कायिक अंगों से नया पादप उत्पन्न होता है, उसे कायिक प्रवर्धन या वर्दी प्रवर्धन कहते हैं। जो कायिक अंग आपके कौन कौन से होते हैं, यानी हम कह सकते हैं जो जड़, तना, पत्ती, ये सभी क्या हैं, कायिक अंग हैं। यानी जो पौधा बीज से उत्पन्न न हो तो वही वर्दी प्रजनन कहलाएगा या कायिक प्रवर्धन कहलाएगा। तो कौन कौन सा है, अजूबा, जिसे बायोफिल्म भी कहते हैं, यह आपके विकल्प में पूछा भी गया है। नेक्स्ट गुलाब, ये लकड़ी से लगता है यानी तने से, वो अजूबा है, ये पत्तियों से नया पौधा बनता है। चंपा आदि, तो एग्जाम्पल में आप लिख सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, जो प्रश्न नंबर आपका 8 है, दोलन गति किसे कहते हैं। तो दोलन गति किसे कहते हैं और उदाहरण, तो इससे अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है यह भी देखें। तो आपको हेडिंग डालनी है दोलन गति। जब कोई वस्तु अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे दोलन गति कहते हैं। जैसे कोई वस्तु है अपनी माध्य स्थिति के दोनों ओर गति करती है तो उसे क्या कहते हैं, दोलन गति कहते हैं। जैसे सरल लोलक की गति और झूला की गति। ये कोई सेंटर है, यहाँ से रस्सी लटकी हो, यहाँ पर लोलक है लोहे का, वो इधर उधर गति कर रहा है, ये दोलन गति है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट प्रश्न है आपका, पेशीय बल किसे कहते हैं, उदाहरण दीजिए। प्रश्न नंबर 9 है, पेशीय बल। पेशीय बल शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। क्या कहते हैं, पेशीय बल। तो यहाँ पर लिखा है शरीर की मांसपेशियों द्वारा लगने वाले बल को पेशीय बल कहते हैं। पेशीय बल कहते हैं। उदाहरण में लिख सकते हैं आप, पहलवान को भार उठाने में लगने वाला बल। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 10। जो आपका प्रश्न नंबर है वो 10 क्या है, पदार्थों की तीनों भौतिक अवस्थाएं। यहाँ पर भौतिक होगी, भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए, प्रत्येक का एक एक उदाहरण दीजिए। हमने आपको बताया था यह पेपर हमारे पास छात्र ने भेजा था, वो उसकी प्रिंट बहुत हल्की थी, वो आपको दिखाई नहीं देता, इसलिए हमने इसको टाइप करवाया है। आप परेशान मत हो, ये 2020 का ही पेपर है। तो पदार्थ की तीनों भौतिक अवस्थाओं का उल्लेख कीजिए और प्रत्येक का उदाहरण भी दीजिए। देखते हैं दोस्तों, पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं। पदार्थ की भौतिक अवस्थाएं 3 हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठोस, ठोस पदार्थों में अणु एक दूसरे के पास पास होते हैं। उदाहरण में आप लिखेंगे लोहा है, लकड़ी है। द्रव, द्रव के अणु ठोस पदार्थों के अणुओं की अपेक्षा दूर दूर होते हैं। जैसे तेल है, जल है। गैस में लिखेंगे गैस के अणु बहुत दूर दूर होते हैं। उदाहरण में लिखेंगे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। आप इतना लिख देंगे बहुत है, क्योंकि हम आपको ये भी बता रहे हैं कि आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार प्रश्न करने हैं। प्रश्न नंबर 11 है, जिसमें अनुकूलन पूछा गया है। अनुकूलन किसे कहते हैं, तो ऐसा परिवर्तन जो सजीव को विशेष पर्यावरण में सफलतापूर्वक जीवित रहने में सहायक होता है, अनुकूलन कहलाता है। तो ये अनुकूलन की डेफिनेशन थी। देखते हैं दोस्तों, नेक्स्ट आपका था जो प्रश्न नंबर 12 है, सजीव तथा निर्जीव में अंतर। देखते हैं दोस्तों,
सजीव में श्वसन क्रिया होती है, निर्जीव में श्वसन क्रिया नहीं होती है। सजीव में प्रजनन क्रिया होती है, निर्जीव में प्रजनन क्रिया नहीं होती है। सजीव में वृद्धि होती है, निर्जीव में वृद्धि नहीं होती है। सजीव में उत्सर्जन क्रिया होती है, निर्जीव में उत्सर्जन क्रिया नहीं होती है। तो इस प्रकार आपने प्रश्न नंबर 12 देखा। नेक्स्ट देखते हैं प्रश्न नंबर 13, यानी आपका 11 था अनुकूलन से, और यहाँ पर सजीव और निर्जीव होगा, ये सजीव और निर्जीव में अंतर। 13 है आपका पर परागण तथा स्वपरागण से आप क्या समझते हैं, उदाहरण सहित लिखिए। और 14 प्रश्न है मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, संक्षेप में लिखिए। तो 13 और 14 प्रश्न देखते हैं। पर परागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी जात के अन्य पुष्पों के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया पर परागण कहलाती है। उदाहरण में आप लिख सकते हैं पपीता। स्वपरागण, जब किसी पुष्प के परागकण उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो यह क्रिया स्वपरागण कहलाती है। जैसे गुड़हल, तो पपीता का जो पेड़ होता है उसके नर पेड़ अलग होता है और मादा पेड़ अलग होता है। और गुड़हल में क्या है, एक ही पेड़ पर और एक ही पुष्प में दोनों ही मादांग और नरंग होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं जो आपका प्रश्न था 14, मिश्रण के प्रकार। तो मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, समांगी मिश्रण, विषमांगी मिश्रण। समांगी मिश्रण में लिखेंगे ऐसा मिश्रण जिनमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा नहीं जा सकता है, समांगी मिश्रण कहलाते हैं। जैसे चीनी व जल का मिश्रण, जब जल में चीनी घोल देंगे तो वो पूरी तरह घुल जाएगी, यानी वो समांगी मिश्रण है। विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसमें उनके अवयवी पदार्थों को अलग अलग देखा जा सकता है, उन्हें विषमांगी मिश्रण कहते हैं। जब जल में बालू डालेंगे तो दोनों को अलग अलग देखा जा सकता है, तो जल व बालू का मिश्रण क्या होगा, आपका विषमांगी मिश्रण होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15 नंबर। 20 मीटर प्रति सेकंड 20 मीटर प्रति सेकंड की चाल से चलने वाली वस्तु 120 मीटर की दूरी कितने समय में तय करेगी। यहाँ पर समय पूछा गया है, तो आप सूत्र होता है एक, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इससे निकाल लेंगे। देखते हैं दोस्तों आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में किस प्रकार लिखना है। ये 15 नंबर प्रश्न था। आप लिखेंगे चाल दी है उसमें 20 मीटर प्रति सेकंड, दूरी दी है 120 मीटर, सूत्र लगाएंगे चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल है 20, दूरी है 120 और समय निकाल लेंगे। तो इस प्रकार समय कैंची गुणा करके इधर आएगा और 20 ये इधर भाग में आ जाएंगे। तो इस प्रकार 20 का भाग लगाएंगे 6 सेकंड। अगर आपको कैलकुलेशन में कोई प्रॉब्लम होती है तो बेसिक मैथ की वीडियो हमने डाल रखी है, उसे आप देख सकते हैं। जो नेक्स्ट प्रश्न है आपका, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम या जिसे जड़त्व का नियम कहते हैं उसे बताना है और उदाहरण भी देना है, क्योंकि ये प्रश्न आपके पेपर में पूछा गया है। देख लेते हैं। 16 नंबर प्रश्न है, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम या जड़त्व का नियम को उदाहरण सहित लिखिए। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16, न्यूटन के गति विषयक प्रथम नियम। प्रथम नियम क्या है, कोई वस्तु ब्रह्मावस्था में है तो वह ब्रह्मावस्था में ही रहेगी, और यदि वह एक समान गति से किसी सीधी रेखा में चल रही है तो वह चलती रहेगी जब तक कि उस पर कोई बाहरी बल न लगाया जाए। आप उदाहरण में लिख सकते हैं, रुकी हुई गाड़ी अचानक चलने पर उसमें बैठे यात्री पीछे की ओर झुक जाते हैं। तो ये प्रश्न नंबर 16 का था। आपको हम इसलिए ये लिखकर बता रहे हैं कि आपको इतना ही लिखना है अपनी उत्तर पुस्तिका में, तभी आप 18 प्रश्न कर सकते हैं। अगर आपकी क्षमता है लिखने की
तो आप कितना भी लिखें, इसकी कोई बाउंडेशन नहीं है। देखते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 17। जो प्रश्न नंबर 17 है, घर्षण बल क्या है, दैनिक जीवन में इसका उपयोग लिखिए। यहाँ पर घर्षण बल के बारे में पूछा गया है, तो घर्षण बल की परिभाषा लिखेंगे। घर्षण बल हेडिंग, जितनी भी हेडिंग हैं वो सभी आप हेडिंग बनाकर डालेंगे जरूर, जिससे अच्छे अंक मिले। दो वस्तुओं के सतह के मध्य लगने वाला बल जो गति का विरोध करता है, घर्षण बल कहलाता है। उदाहरण या उपयोग पूछे गए हैं तो उपयोग लिखेंगे। घर्षण बल के कारण व्यक्ति जमीन पर चल पाता है। घर्षण बल के कारण गाड़ियों में जो ब्रेक लगाए जाते हैं वो घर्षण बल के कारण ही है। और हम माचिस जो जलाते हैं, तीली, वो भी घर्षण बल के कारण ही जलाते हैं। और यहाँ पर ये ज़रूर ध्यान रखें कि उत्तर आपको बीच में लिखना है, जिससे एग्जामिनर को दिखाई दे। नेक्स्ट देखते हैं जो प्रश्न नंबर 18 है। प्रश्न नंबर 18 में पूछा गया है आपके, अलैंगिक जनन से आप क्या समझते हैं, पौधों की अलैंगिक जनन की विधियाँ लिखिए। तो यहाँ अलैंगिक जनन के बारे में पूछा गया है, तो आप लिख सकते हैं। ये आपको अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखना है। अलैंगिक जनन हेडिंग डालनी है। बिना बीज के कायक अंगों द्वारा नए पादप को उत्पन्न करना अलैंगिक जनन कहलाता है। तो अलैंगिक जनन की जो विधियां हैं वो कौन कौन सी हैं? कायिक प्रवर्धन, मुकुलन, खंडन। तो इस प्रकार आपने 18 प्रश्न कंप्लीट कर लिए। और एक सूचना हम आपको देना चाहते हैं, ये हमारे चैनल पर सब्सक्राइब केवल 30% लोग हैं। यानी अगर 100 लोग वीडियो देखते हैं तो उसमें से केवल सब्सक्राइब 30 लोगों ने किया है। यानी लगभग 70 लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है। तो आपसे गुजारिश है, आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। सब्सक्राइब के कोई पैसे नहीं लगते हैं। ये हमने अपने चैनल की अपडेट ली है, तो उसमें ये है कि जो सब्सक्राइब छात्र हैं वो केवल 30% हैं, और नॉट सब्सक्राइब्ड कितने हैं? 70% लगभग। तो इतना तो बनता है, जब हम इतनी मेहनत कर रहे हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इससे क्या होता है, सब्सक्राइब और लाइक से क्या है, वीडियो हमारी वायरल होगी, और जो हम मेहनत कर रहे हैं वो हमारी भी, थोड़ा हमें भी लगेगा कि अच्छे कंटेंट बनाया है हमने और लोगों को फ़ायदा हो रहा है, तो हम भी अच्छा अच्छा और बनाएंगे। तो इतना तो कर सकते हैं। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। थैंक यू दोस्तों।